नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः आगामी जो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रयोगशाला परिचालक एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उसके मॉडल प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये 6वें क्रम का मॉडल पेपर है। इससे पहले मैंने 5 मॉडल पेपर भी सॉल्व करा दिए हैं, तो अगर आपने उन सभी प्रश्नों को नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर देखिएगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न थे, निश्चित ही आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। एक्चुअली आज मेरे जो डिजिटल बोर्ड है वो थोड़ा अपडेट हो रहा है, इसीलिए आज मैं पेन टैब के माध्यम से आपका क्लास ले रहा हूँ। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है, प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? आपसे पूछा जा रहा है प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है। पहला ऑप्शन है ओम मीटर, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है फैराडे और चौथा है ओम। बताना है प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपका ओम हो जाएगा। ठीक है, प्रतिबाधा को और किस नाम से जानते हैं? प्रतिबाधा को ही आपका प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। किस नाम से? प्रतिरोध। तो प्रतिबाधा या प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। क्या होता है जी आपका? ओम होता है। ठीक है, अगर आपको कल के डेट में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि ओम मीटर किसका मात्रक होता है, तो ओम मीटर किसका मात्रक होता है? प्रतिरोधकता का। किसका? प्रतिरोधकता। याद करिए ना मेरे साथ में, ओम मीटर किसका मात्रक होता है? प्रतिरोधकता का। एम्पियर किसका मात्रक होता है? एम्पियर आपका विद्युत धारा का। किसका जी? विद्युत धारा। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। फैराडे किसका मात्रक होता है? तो फैराडे धारिता का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? धारिता का, है ना। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ओम। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, ओम मीटर किसका मात्रक होता है? प्रतिरोधकता का। एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का। और फैराडे किसका मात्रक होता है? तो धारिता का होता है। चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। उपसर्ग नैनो कहाँ से आया है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उपसर्ग नैनो कहाँ से आया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया है। उपसर्ग नैनो कहाँ से आया है? ऑप्शन है पहला फ्रेंच शब्द जिसका अर्थ है अरब, दूसरा लैटिन शब्द जिसका अर्थ है अदृश्य, तीसरा है ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है बौना, और चौथा स्पेनिश शब्द जिसका अर्थ है कण। आपको बताना है कि उपसर्ग नैनो कहाँ से आया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड ऑप्शन, ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है बौना। तो आपका जो नैनो उपसर्ग है ये कहाँ से आया है? ये आपका ग्रीक से आया है ना। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आपका बौना। इसका अर्थ क्या होता है? बौना होता है, याद रखिएगा। तो आपका नैनो कौन सा शब्द है? आपका ग्रीक शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? बौना होता है। अब आपको कुछ कुछ चीजें याद रखनी है जो आपके एग्जाम को दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा एक नैनो इक्वल टू कितना होता है, तो 10⁻⁹ मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। अगर पूछेगा एक पीको इक्वल टू कितना होता है, तो आपको बताना 10⁻12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा एक फेमटो मतलब कितना होता है, तो 10⁻15 मीटर। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा एक एटो इक्वल टू कितना होता है, तो आपका 10⁻18 मीटर। इनको भी आपको ध्यान रखना है। एक नैनो इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर। एक पीको इक्वल टू कितना होता है? 10⁻12 मीटर। एक फेमटो इक्वल टू कितना होता है? 10⁻15 मीटर। और एक एटो इक्वल टू कितना होता है? 10⁻18 मीटर। उपसर्ग नैनो कहाँ से आया है? तो आपका एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? बौना होता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। किलोवाट घंटे निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? शक्ति का, बल का, ऊर्जा का या संवेग का? आपको बताना है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। इसका सही आंसर हो जाएगा, जो किलोवाट घंटा है ना, ये ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है जी? आपका ऊर्जा की इकाई है। और एक किलोवाट घंटा इक्वल टू कितना होता है? कई बार क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। एक किलोवाट घंटा इक्वल टू कितना होता है? 3.6 × 10⁻⁶ जूल। कितना होता है? 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल होता है। ठीक है, एक किलोवाट घंटा कितना होता है? 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल। और किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो आपका ऊर्जा की इकाई है, आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। आवेश का सही मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, कुलाम होता है या ओम होता है? आपको बताना है आवेश का सही मात्रा क्या होता है जी। ठीक है, तो आवेश का सही मात्रा क्या होता है? कुलाम होता है। क्या होता है? कुलाम। ठीक है, इसका सही आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। वही पूछेगा एम्पियर किसका सही मात्रक होता है, तो एम्पियर विद्युत धारा का होता है। किसका होता है? विद्युत धारा का। वोल्ट किसका सही मात्रक होता है? विभवांतर का। ठीक है, वोल्ट विभवांतर का सही मात्रक होता है। ओम किसका सही मात्रक होता है? मैंने बताया ही आप लोग को, प्रतिरोध, या इसी प्रतिरोध को आपका प्रतिबाधा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर, विभवांतर का सही मात्रक आपका वोल्ट, है ना। और आवेश का सही मात्रक क्या होता है? कुलाम होता है। यही हमारा क्वेश्चन था कि आवेश का सही मात्रक क्या होता है, तो आवेश का सही मात्रक कुलाम होता है। ये आपको याद रखना है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। ईंधन के कैलोरी मान की इकाई को किससे व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन है पहला PSI, दूसरा
आपका माइक्रोन, तीसरा mmHg या चौथा किलो जूल पर केजी। आपको बताना है ईंधन के कैलोरी मान की इकाई को किससे व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका किलो जूल पर केजी, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किलो जूल पर केजी हो जाएगा। ठीक है, अब ईंधन का कैलोरी मान किसे बोलेंगे, तो किसी भी ईंधन को जलाने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को ही क्या कहा जाता है, उसका कैलोरी मान बोलते हैं। किसी ईंधन को जलाने पर, किसी ईंधन को जलाने पर उससे उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को ही क्या कहा जाता है, आपका कैलोरीफिक मान बोलते हैं उसका। और इसको किससे व्यक्त किया जाता है, तो किलो जूल पर केजी से व्यक्त किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मौलिक एसआई इकाई नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा एक मौलिक एसआई इकाई नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी एक मौलिक एसआई इकाई नहीं है, आपको बताना है। कैंडिला, केल्विन, टेस्ला या एम्पियर। तो कैंडिला तो है, ज्योति तीव्रता की इकाई क्या हो जाएगी, कैंडिला हो जाएगा। ताप का इकाई केल्विन होता है, बिल्कुल सही है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है, ये भी सही है। लेकिन जो टेस्ला है ना, ये आपका मौलिक एसआई इकाई नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं एसआई इकाई के नाम भी बता रहा हूँ। अगर आपसे पूछेगा लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या है, तो आपका मीटर है। ठीक है, आपसे पूछेगा द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, तो आपका किलोग्राम। आपसे पूछेगा समय का मात्रक क्या है, तो समय का मात्रक आपका सेकंड है। ठीक है, आपसे पूछेगा विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर है। क्या है आपका, एम्पियर। आपसे पूछेगा तापमान अर्थात ताप, ताप का मात्रक क्या है, तो आपका केल्विन हो जाएगा। आपसे पूछेगा जी आपका ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, तो आपका कैंडेला, क्या हो जाएगा, कैंडेला। ठीक है, और आपसे पूछेगा पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का सही मात्रक क्या है, तो पदार्थ की मात्रा का सही मात्रक हो जाएगा मोल हो जाएगा। तो इसको याद रखना है, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा एक मौलिक एसआई इकाई नहीं है, इसका सही आंसर आपका टेस्ला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु की शक्ति को डायोप्टर के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, तो वस्तु होनी चाहिए बिजली की भट्ठी, ऑटोमोबाइल इंजन, लेंस या जेट इंजन। बोला जा रहा है कि यदि किसी वस्तु की शक्ति को डाईऑप्टर के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, तो बताना है वस्तु क्या होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लेंस। ठीक है, लेंस की क्षमता को मापने की इकाई क्या होता है जी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लेंस की क्षमता को, लेंस की क्षमता को मापने की इकाई, लेंस की क्षमता को मापने की इकाई को क्या कहा जाता है, आपका डायोप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायोप्टर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका सही आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब गेंद फर्श पर गिरती है तो वह उछलती है। जैसे कि ये गेंद है, ये आपको फर्श है, ये गेंद जैसे फर्श में आएगा, है ना, गिरेगा, तो फिर क्या होता है, ये उछलता है। तो ये उछलती है, तो ये किसके कारण उछलती है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला, न्यूटन की गति के पहले नियम के कारण। दूसरा, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के कारण। तीसरा, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण। या चौथा, गेंद लोचदार होता है। आपको बताना है कि जब गेंद फर्श पर गिरती है तो वह उछलती है, यह किसके अनुसार होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। ठीक है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या बोलता है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या बोलता है, प्रत्येक क्रिया के, प्रत्येक क्रिया के विपरीत, विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। ये आपका न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। अब देखो, जैसे ही ये गेंद है, ये फर्श पर गिरेगी, ये गेंद फर्श पर गिरेगी, तो ये फर्श पर क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी, है ना। अब इसके अपोजिट में क्या करेगा, फर्श भी क्या करेगा, इस गेंद पर फोर्स अप्लाई करेगा, जिससे ये गेंद क्या होने लग जाएगा, उछलने लग जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा नियम है आपका, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन की गति के पहला नियम को क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम, या इसी को जड़ता के नियम के नाम से भी जानते हैं। मतलब अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वह गति ही करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगा जाए। तो इसको क्या बोला जाता है, न्यूटन की गति का फर्स्ट नियम बोलते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि जब गेंद फर्श पर गिरती है तो वह उछलती है, यह किसके अनुसार होता है। इसका सही आंसर न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। विराम अवस्था पर वस्तु के विराम अवस्था में रहने के गुण को समझा जाता है केशिकता के माध्यम से, जड़त्व के माध्यम से, प्रतिरोध के माध्यम से या प्रत्यास्थता के माध्यम से।
बताना है विराम अवस्था पर वस्तु के विराम अवस्था में रहने के गुण को समझा जाता है। किसके माध्यम से समझा जाता है? जड़त्व के माध्यम से, है ना। कौन से जड़त्व? आपका विराम का जड़त्व, है ना, विराम का जड़त्व। और इसी आपका जड़त्व के नियम को ही आपका न्यूटन की गति का प्रथम नियम भी बोलते हैं, ठीक है। न्यूटन की जो गति है, गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है, इसी को आपका जड़त्व का नियम या जड़ता का नियम के नाम से भी जानते हैं। ये क्या बोलता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वह गति करती रहेगी, जब तक उसमें एक्सटर्नल एक्सटर्नल अर्थात बाहरी बल ना लगाया जाए, ठीक है। जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करोगे तब तक वो वैसे ही रहती है। यही कहलाता है आपका जड़त्व का नियम। तो अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगा। तो इसको किससे समझा जा सकता है? जड़त्व के नियम से समझा जा सकता है। क्योंकि जड़त्व का नियम बोलता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो गति करती रहेगी, जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। आगे बढ़ते हैं। कौन सा बल वायु के माध्यम से एक विमान को चलाता है? उत्थापक बल, कर्षण बल, प्रणोद बल या गुरुत्वाकर्षण बल। बताना है कौन सा बल वायु के माध्यम से एक विमान को चलाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जो आपका प्रणोद बल। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? प्रणोद बल। तो प्रणोद बल वह बल होता है जो एक वायुयान को वायु के माध्यम से ले जाता है, ठीक है। ये प्रणोद बल क्या करता है? एक वायुयान को वायु के माध्यम से ले जाता है। किसके माध्यम से? वायु के, ठीक है। वायुयान को वायु के माध्यम से ले जाता है। प्रणोद बल वह बल होता है जो एक वायुयान को वायु के माध्यम से ले जाता है। तो इसका सही आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, प्रणोद बल हो जाएगा, प्रणोद बल, है ना। आगे बढ़ते हैं। सतहों के खुरदरापन खुरदरापन के साथ घर्षण बल क्या होता है? वही रहता है या घटता है? दूसरा, बढ़ता है या घटता है? वृद्धि होता है या बढ़ता है? और चौथा, घटता है या बढ़ता है? चार ऑप्शन है। तो बताना है कि सतहों के खुरदरापन के साथ घर्षण बल क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, वृद्धि होता है घर्षण बल में और बढ़ता है, ठीक है। अब घर्षण बल किसे कहते हैं? तो किसी बल की गति का विरोध करने वाले बल को ही क्या कहा जाता है? घर्षण बल बोलते हैं, है ना। किसी बल की गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। और घर्षण बल हमेशा क्या होता है जी? एक संपर्क बल होता है। क्या होता है? संपर्क बल होता है। और घर्षण बल हमेशा क्या होता है? गति के विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। गति के विपरीत, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा बल गति के विपरीत दिशा में लगता है तो आपका घर्षण बल हो जाएगा, ठीक है। और घर्षण बल कब अधिक होगा? जब कोई सतह क्या होगा? खुरदुरा होगा, ठीक है। जब कोई सतह अधिक खुरदुरी होगा तो जाहिर सी बात है वहां घर्षण बल का मान क्या होगा? अधिक होगा, है ना। और वे पदार्थ जो घर्षण को कम करते हैं क्या कहलाते हैं? स्नेहक कहलाते हैं। याद रखना है, वे पदार्थ जो घर्षण को कम करते हैं स्नेहक कहलाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था सतहों के खुरदरापन के साथ घर्षण क्या होगा? तो घर्षण में वृद्धि होगी, घर्षण बढ़ेगा, है ना। किसी बल की गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहा जाता है। याद रखना है, घर्षण बल एक संपर्क बल होता है और घर्षण हमेशा गति के विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। और घर्षण बल अधिक तभी होगा जब कोई सतह क्या होगा? खुरदुरी होगा, ठीक है। और वे पदार्थ जो घर्षण को कम करते हैं जी, वो क्या कहलाते हैं? स्नेहक कहलाते हैं। आपको याद रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक कलम जो आपके डेस्क से लुढ़कने के बाद फर्श पर गिरता है, निम्नलिखित में से किस बल का एक उदाहरण है? मतलब एक आपका एक डेस्क है, इसमें क्या रखा है? ये कलम रखा है। ये कलम क्या हुआ? डेस्क से लुढ़का, लुढ़कने के बाद ये फर्श में गिर गया, है ना। ये नीचे फर्श है तो ये कलम कहाँ गया? फर्श में गिर गया। तो ये किस बल का उदाहरण है? मतलब कौन से बल के कारण वो फर्श पर गिर रहा है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, अध्यारोपित बल, पृष्ठीय बल या लंबवत बल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी के द्वारा वस्तुओं पर लगने वाला जो बल है उसी को क्या बोला जाता है? आपको गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो एक जो कलम है जो आपके डेस्क से लुढ़कने के बाद फर्श पर गिरता है, क्यों गिर रहा है? क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, वस्तुओं के द्रव्यमान को क्या करता है? वो आकर्षित करता है। ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तैराकी में आगे की गति किस कारण होती है? तैराकी में आगे की गति किस कारण होती है? ऑप्शन है, पहला गति का तीसरा नियम, दूसरा गति का चौथा नियम, तीसरा गति का दूसरा नियम और चौथा गति का पहला नियम। पूछा जा रहा है तैराकी में आगे की गति किस कारण होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपका गति का तीसरा नियम, ठीक है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कारण ही तैराकी में आगे की गति होती है। और न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत, प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है जी, ठीक है। प्रतिक्रिया होती है। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के द्वारा ही तैराकी में आगे की ओर गति होती है। आपको ध्यान रखना है। न्यूटन की गति का पहला नियम को जड़ता का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं।
और न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वह गति करती रहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, जब तक उसमें कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ये गति का पहला नियम है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि तैराकी में आगे की गति किस कारण होती है, तो गति के तीसरे नियम के कारण। आगे बढ़ते हैं। जब एक लटकते हुए कालीन को छड़ी से पीटा जाता है ना, ये कालीन है, सपोज ये लटक रहा है, ये लटक रहा है। अब इसको क्या करेंगे, इसको छड़ी से पीटेंगे, किससे पीटेंगे, छड़ी से। तो उसमें लगे धूल के कण निकलने लगते हैं। यह किस घटना का सबसे अच्छा उदाहरण है? ठीक है, जब एक लटकते हुए कालीन को छड़ी से पीटा जाता है तो उसमें से धूल के कण निकलने लगते हैं। यह किस घटना का सबसे अच्छा उदाहरण है? न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, या न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन की गति का पहला नियम, जिसको जड़ता के नियम के नाम से भी जानते हैं, जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या बोलता है? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वह गति करती रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, अब देखो, जब एक लटकते हुए कालीन को छड़ी से पीटा जाता है तो उसमें से धूल के कण निकलने लगते हैं। तो जब इसको हम लोग छड़ से पीटेंगे तो ये गति अवस्था में आ जाएगा, है ना। गति अवस्था में आएगा तो क्या होगा जी, इसमें जो धूल के कण जो यहाँ चिपके हैं ना, सब क्या निकल क्या क्या होने लगेंगे, निकलने लगेंगे, है ना। तो ये आपका न्यूटन की गति के पहला नियम का एक अच्छा उदाहरण है, ये आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। दो पिंडों के बीच अप्रत्यास्थ टक्कर के दौरान कौन सी राशियां सदैव संरक्षित रहती है? कई बार पूछा गया है। ठीक है, दो पिंडों के बीच अप्रत्यास्थ टक्कर के दौरान कौन सी राशियां सदैव संरक्षित रहती है? ठीक है, अब देखो, अप्रत्यास्थ टक्कर क्या होता है? तो जो अप्रत्यास्थ टक्कर होता है वो हमेशा दो वस्तुओं के बीच में होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ऊर्जा की हानि होती है, इसमें ऊर्जा नष्ट होता है, आपको ध्यान रखना है। जो आपका अप्रत्यास्थ टक्कर होता है इसकी स्थिति में संवेग का संरक्षण होता है। किसका संरक्षण होता है जी? आपका संवेग का, संवेग का संरक्षण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो आपका अप्रत्यास्थ टक्कर होता है इस स्थिति में संवेग का संरक्षण होता है, लेकिन गतिज ऊर्जा का संरक्षण नहीं होता भैया, है ना। गतिज ऊर्जा का संरक्षण नहीं होता, ये दोनों को ध्यान रखना, है ना। आपका अप्रत्यास्थ टक्कर जब होगा तो संवेग का संरक्षण होता है लेकिन गतिज ऊर्जा का संरक्षण नहीं होता, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो दो पिंडों के बीच अप्रत्यास्थ टक्कर के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राशियां सदैव संरक्षित रहती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुल रैखिक संवेग। कुल रैखिक संवेग क्या होता है? हमेशा संरक्षित रहता है, जबकि गतिज ऊर्जा है इसका संरक्षण नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अप्रत्यास्थ टक्कर क्या होता है? तो अप्रत्यास्थ टक्कर ऐसी टक्कर होती है जो दो वस्तुओं के बीच होती है जिसमें ऊर्जा नष्ट हो जाती है, ये आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सदिश राशि की पहचान कीजिए। अब आपको पहचानना है कि कौन सी सदिश राशि है। सबसे पहले जानो कि यार ये सदिश और अदिश राशि क्या होती है ना, इंपॉर्टेंट है। आखिर सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं, इसको हम लोग जानते हैं। देखो, तो सदिश राशि किसे कहा जाता है? तो ऐसी राशियां जिसमें दिशा भी होती है और जिसमें परिमाण भी होते हैं, इसको क्या कहा जाता है? सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि किसे कहते हैं? तो वे राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, उसको क्या बोला जाता है? अदिश राशि। अगर मैं सदिश राशि का उदाहरण बताऊं, जैसे कि आपका त्वरण हो जाएगा, त्वरण के बाद आपका विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन के बाद आपका वेग हो जाएगा, ये सब सदिश राशि के उदाहरण है। जबकि अदिश राशि में क्या होता है? दिशा नहीं होता, केवल परिमाण बस होता है। तो कौन से सदिश राशि है पूछा गया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक आपका सेकंड, है ना, त्वरण। ठीक है, तो निम्नलिखित में से सदिश राशि की पहचान कीजिए, आपका क्वेश्चन है। तो सदिश राशि की परिभाषा मैंने बता दिया, वे राशियां जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं सदिश राशि कहलाते हैं, और वे राशि जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, अदिश राशि कहलाता है। तो आपको सदिश राशि की पहचान करना है, तो कौन सा सदिश राशि है? त्वरण आपका सदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित करता है? विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, पेशी बल, या चुंबकीय बल? कौन सा बल है वो सदैव आकर्षित करता है? आप सभी को पता होगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, वो क्या करता है? सदैव क्या करता है? आकर्षित करता है, जी है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। तो ब्रह्मांड की जो सभी वस्तुएं है ना, वो एक दूसरे को आकर्षित करती है, और वस्तुओं के मध्य आकर्षण के इसी बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, आपका जो विद्युत बल कहाँ लगता है? ये आपका विद्युत आवेशों के कारण, है ना, विद्युत आवेशों के कारण विद्युत बल लगता है, याद रखना, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश के कारण विद्युत बल लगता है। ठीक है, और पेशीय बल, पेशीय बल, तो पेशीय बल पेशीय क्रिया के द्वारा लगता है। किसके द्वारा लगता है? पेशीय क्रिया के द्वारा।
हमारा क्वेश्चन क्या था, कौन सा बल सदैव आकर्षित करता है, तो इसका सही आंसर गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। आपका ब्रह्मांड की जो सभी वस्तुएं हैं एक दूसरे को आकर्षित करती है, तो वस्तुओं के मध्य आकर्षण के इस बल को ही क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ये आपको याद रखना है जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बेसिली बैक्टीरिया क्या है। अब देखो हम लोग अब बायो के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिली बैक्टीरिया है जो जो बेसिली बैक्टीरिया के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो कौन से आकार का होता है। ये आपका एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। आज आपको बायोलॉजी में थोड़ा टफ टफ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ये जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे ही गए हैं जी, है ना। तो अच्छे से करिएगा। जो बेसिली बैक्टीरिया कौन से आकार का होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो जो बेसिली बैक्टीरिया होता है ना, ये आपका रॉड के आकार का होता है, अर्थात छड़ के आकार का होता है, ठीक है। ऐसे होता है जी, जो बेसिली जो बैक्टीरिया होता है ना, ऐसे छड़ के समान होता है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछेगा कि कामा के आकार का कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो कामा के आकार का होता है आपका वाइब्रियो, ठीक है, वाइब्रियो। याद रखना है नाम को ना। जो वाइब्रियो बैक्टीरिया होता है वो कामा के आकार का होता है। छड़ के आकार का कौन सा बैक्टीरिया होता है, बेसिली बैक्टीरिया। कौन सा, बेसिली। बेसिली जो बैक्टीरिया होता है ना, ये कौन से आकार का होता है, छड़ के आकार का होता है। अगर आपसे पूछेगा गोलाकार कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो गोलाकार होता है आपका कोकी बैक्टीरिया, ठीक है। जो कोकी बैक्टीरिया होता है, ये नाम याद रखना, कोकी बैक्टीरिया, ये सब गोलाकार होते हैं, ठीक है। वाइब्रियो बैक्टीरिया कामा के आकार का होता है। जो बेसिली बैक्टीरिया होती है ये छड़ के आकार का होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो किस संघ के जानवरों के संयुक्त पैर होते हैं। आपको बताना है कौन से संघ के जानवरों के संयुक्त पैर होते हैं। चूर्ण प्रवार, सूत्रकृमि, आर्थ्रोपोडा या शूलचर्मी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा संघ के जानवरों के क्या होते हैं, आपका संयुक्त पैर होते हैं। क्या होते हैं, संयुक्त पैर, है ना। आर्थ्रोपोडा संघ के जानवरों के संयुक्त पैर होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों का नाम बताऊं, कुछ जीव का मैं नाम बता देता हूँ, जैसे कि आपको कीड़े हो जाएगा, जितने कीड़े मकोड़े, है ना। जो चींटियां हो जाएगा, चींटियां। चींटियां के बाद आपका तितली, है ना। तितली भी आर्थ्रोपोडा संघ में आती है। टिड्डी, है ना, टिड्डी हो जाएगा। टिड्डी के बाद आपका दीमक हो जाएगा। दीमक के बाद आपका बिच्छू हो जाएगा, बिच्छू, है ना। बिच्छू के बाद आपका मकड़ियां हो जाएगा। मकड़ियां के बाद याद रखना झींगा। ये सब किस में आते हैं जी, ये सब आपका आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आने वाले क्या है, जीव है, ये आपको याद रखने हैं, है ना। और इन्हीं सब जीवों के आपका संयुक्त पैर होते हैं। क्या होते हैं, संयुक्त पैर, मतलब बहुत सारे क्या होते हैं, पैर होते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के जीव के संदर्भ में एक चीज इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, याद रखना। बिच्छू को छोड़कर जो सभी आर्थ्रोपोडा जो जो संघ के जीव होते हैं ना, वो सब क्या कर देते हैं, अंडे देते हैं। किसको छोड़कर, बिच्छू को छोड़कर, ठीक है। बिच्छू को छोड़कर, याद रखना जी, बिच्छू को छोड़कर जो आर्थ्रोपोडा संघ के जीव होते हैं ना सभी, वो सब क्या देते हैं, अंडे देते हैं। ये आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के आकार के अनुपात में सबसे बड़ा है। चींटी का, हाथी का, डॉल्फिन का या मनुष्य का। बताना है किसका मस्तिष्क उसके शरीर के आकार के अनुपात में सबसे बड़ा है। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉल्फिन, है ना। आपका वन लाइनर क्वेश्चन है, याद रखना है इसको, कि किसका मस्तिष्क उसके शरीर के आकार के अनुपात में बड़ा है, तो आपका डॉल्फिन का, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पेंगुइन के शरीर होते हैं और उनके पैरों में जाले होते हैं जो उन्हें अच्छे तैराक बनाते हैं। मतलब पूछा जा रहा है कि जो पेंगुइन का जो शरीर है वो कैसा होता है, भारी होता है, पंखदार होता है, धारा रेखित होता है, तेल युक्त होता है। तो याद रखना है जो पेंगुइन होता है ना, पेंगुइन का जो शरीर कैसा होता है जी, धारा रेखित होता है। कैसा होता है, धारा रेखित, है ना। जो क्या करते हैं, उन्हें अच्छे तैराक बनाता है। क्या करता है, जो उन्हें अच्छे तैराक बनाता है, आपको याद रखना है। तो पेंगुइन का शरीर कैसा होता है, धारा रेखित होता है, ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंडा देने वाला स्तनपायी है। नेवला, प्लेटिपस, वेल और मोर। मूल, है ना। नेवला, प्लेटिपस, वेल और मूल, चार ऑप्शन दिए गए हैं। और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अंडा देने वाला स्तनपायी है। इसका सही आंसर क्या होगा आपका, प्लेटिपस। इसका सही आंसर क्या होगा, प्लेटिपस, ठीक है। एक प्लेटिपस क्या है आपका, एक स्तनपायी है, याद रखना। ये एक स्तनपायी है ना, स्तनपायी है, स्तनपायी है। इसके साथ साथ ये क्या करता है, ये अंडा देता है, ध्यान रखना। ये स्तनपायी के साथ साथ भी क्या करता है, ये अंडा देता है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ना। इसका सही आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। जबकि आपका नेवला हो जाएगा, वेल और आपका मोल, है ना। नेवला, वेल और मोल, ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों आपका स्तनधारी है, ये अपने बच्चे को जन्म देते हैं, है ना। नेवला हो जाएगा आपका, आपका वेल हो जाएगा, और आपका जो मोल है, ये तीनों स्तनधारी होते हैं और ये तीनों अपने बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन जो प्लेटिपस स्तनपायी होने के साथ साथ ये क्या करता है, आपको अंडा देता है, याद रखना है, ठीक है। ये अपने बच्चों को जन्म नहीं देता, ये आपका अंडा देता है। लेकिन इसमें स्तनपायी की तरह अन्य सभी विशेषताएं होती है, जैसे कि इनके शरीर भी गर्म होते हैं, है ना। इनके शरीर पर बाल होते हैं, किसके, प्लेटिपस, ये आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही पदानुक्रम है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसको अच्छे से याद करिएगा। निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही पदानुक्रम है? जगत, उसके बाद संज्ञा, श्रेणी, क्रम, वर्ग, कुल, वंश, प्रजाति। फिर सेकंड है जगत, संज्ञा, श्रेणी, वर्ग, क्रम, कुल, वंश, प्रजाति। फिर तीसरा है जगत, संज्ञा, श्रेणी, कुल, क्रम, वर्ग, वंश, प्रजाति। और चौथा है जगत, संज्ञा, श्रेणी, वर्ग, वंश, कुल, क्रम और प्रजाति। बताना है जीवों के वर्गीकरण का सही क्रम क्या होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या आएगा आपका? जगत आएगा, सबसे पहले जगत आएगा। उसके बाद क्या आएगा जी आपका? संज्ञा, श्रेणी। जगत, संज्ञा, श्रेणी सभी में है ना, जगत, संज्ञा, श्रेणी। उसके बाद तीसरा आएगा आपका वर्ग आ जाएगा, तीसरा वर्ग। वर्ग के बाद क्या आएगा? क्रम आएगा। क्रम के बाद आ जाएगा कुल। कुल के बाद आ जाएगा वंश। वंश के बाद आ जाएगा प्रजातियां। तो इसका सही आंसर देखो, जगत, संज्ञा, श्रेणी, उसके बाद वर्ग आना चाहिए। तो हाँ, ये सेकंड ऑप्शन, जगत, संज्ञा, श्रेणी, उसके बाद वर्ग, फिर क्रम, फिर कुल, फिर वंश, फिर प्रजातियां। इसका सही आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विटेकर ने कितने संघों में जीवों को वर्गीकृत किया है? कई बार पूछा है क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। विटेकर ने कितने संघों में जीवों को वर्गीकृत किया है, ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, विटेकर ने कितने संघों में जीवों को वर्गीकृत किया है, आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं आपका, 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है। आपको बताना है कितने संघों में विटेकर ने जीवों को वर्गीकृत किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जब आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आपका 5 हो जाएगा। अब ये 5 संघ कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा आपका मोनेरा, पहला हो जाएगा आपका मोनेरा। दूसरा हो जाएगा आपका प्रोटिस्टा, दूसरा प्रोटिस्टा। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा क्या आपका? कवक। ठीक है, और चौथा क्या हो जाएगा? प्लांटी, चौथा क्या होगा? प्लांटी। और पांचवा क्या हो जाएगा? एनीमेलिया। ये सब याद रखना है जी, एनीमेलिया। विटेकर ने आपका इन पांचों संघों में जीवों को वर्गीकृत किया है। ठीक है, मोनेरा संघ में कौन कौन आते हैं? तो सभी प्रोकैरियोटिक शामिल है। ठीक है, मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रोटिस्टा में आपका सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। मोनेरा मोनेरा में क्या आते हैं? सभी प्रोकैरियोटिक जीव। और आपका प्रोटिस्टा में सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। कवक, कवक के अंतर्गत सभी कवक जीव शामिल है ना। प्लांटी में सभी पेड़ पौधे इसमें शामिल है। और एनीमेलिया, एनीमेलिया में सभी बहुकोशिकीय जीव शामिल है। एनीमेलिया में सभी बहुकोशिकीय जीव आते हैं, है ना। तो विटेकर ने कितने संघों में जीवों को वर्गीकृत किया है? तो आपका 5 संघों में, इसको अच्छे से याद रखना है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनीमेलिया। ठीक है, याद करिए जी, है ना। अगर मेरा याद हो सकता है तो डेफिनेटली आपका भी याद हो जाएगा, तो करिए याद, है ना। कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको याद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। मैनकून, रैगडॉल और सोमाली किसकी नस्ल है? एसएससी का क्वेश्चन है ये, है ना। देखो, मैनकून, रेगडॉल और सोमाली किसकी नस्ल है? कुत्ते का, बिल्ली का, हाथी का, या कोई नहीं? इस क्वेश्चन का सही आंसर बिल्ली है ना। तो जो मैनकून है ना, मैं बता दे रहा हूँ, मैनकून, उसके बाद क्या है आपका? रैगडॉल। ठीक है, और क्या है आपका? रैगडॉल के बाद आपका सोमाली, सोमाली। ये सब किसकी नस्लें हैं जी? ये सब बिल्ली की नस्लें हैं। ये सब किसकी नस्लें हैं? बिल्ली की नस्लें हैं। ठीक है, आपका इन सभी नस्लों का जो विशिष्ट शारीरिक आकार होता है, इन सभी का विशिष्ट शारीरिक आकार होता है, ध्यान रखना है। और ये सभी नस्लें उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में ये सभी नस्लें कहाँ पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, याद रखना है। मतलब मैनकून, रैगडॉल और सोमाली किसकी नस्लें हैं? तो बिल्ली की नस्लें, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन तत्वों, प्रतीकों और इकाई को नाम को मंजूरी देता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन तत्वों, प्रतीकों और इकाई के नाम को मंजूरी देता है? ऑप्शन है पहला, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। दूसरा, शुद्ध और अनुप्रायोगिक रसायन का अंतरराष्ट्रीय संघ। और तीसरा, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान परिषद। और चौथा, अंतरराष्ट्रीय भूमिगत एवं भूभौतिकी संघ। कौन सा जो संगठन है वो तत्वों, प्रतीकों और इकाई के नाम को मंजूरी देता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शुद्ध और अनुप्रायोगिक रसायन का अंतरराष्ट्रीय संघ। ठीक है, जो शुद्ध और अनुप्रयोगिक रसायन का अंतरराष्ट्रीय संघ है, ये तत्वों, प्रतीकों और इकाई के नाम को क्या करता है? मंजूरी देता है। इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? बोस म्यूटस किसका वैज्ञानिक नाम है? जबरदस्त क्वेश्चन है ना। बोस म्यूटस किसका वैज्ञानिक नाम है? जंगली आग, घोड़ा, बैल, भैंस। अब देखो, जब तक इस क्वेश्चन को आप लोग नहीं पढ़े रहोगे, इसको नहीं बनाए रहोगे तो नहीं बनने वाला है ना। तो बोस म्यूटस किसका वैज्ञानिक नाम है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका जंगली आग। ठीक है, तो जंगली आग का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? बोस म्यूटस। क्या है जी? बोस म्यूटस। ठीक है, वैसे ही आपको घोड़ा का वैज्ञानिक नाम याद करना है, इक्वस, इक्वस कैबेलुस, है ना, इक्वस कैबेलुस।
ये किसका आपका वैज्ञानिक नाम है? आपका घोड़ा का। ठीक है, बैल का बोलेगा तो आपका बैल का तो सभी को पता होगा, बोस्टारस। ठीक है, बोस्टारस। और भैंस का तो पता ही है जी, बुबालस बुबालिस, है ना। बुबालस बुबालस बुबालिस, बुबालस बुबालिस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। साथ ही साथ मैं कुछ और जीवों के नाम बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पूछेगा अगर शेर, शेर का वैज्ञानिक नाम तो आपको बताना है क्या? पैंथ्रालियो। क्या हो जाएगा जी आपका? पैंथ्रालियो। शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथ्रालियो है ना। मोर का अगर आपसे पूछेगा तो आपको बताना है पावो, प्रावो क्रिस्टाटस, पावो क्रिस्टाटस, ये किसका है? आपका मोर का है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पैंथ्रा टाइग्रिस, पैंथ्रा पैंथ्रा टाइग्रिस, ये बाघ का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो क्या क्या बताया देखो आपका, बोस म्यूटस ये किसका है? जंगली आग का है। घोड़ा का है आपका इक्वस कैबेलुस, है ना। बैल का आपका बोस टारस। उसके बाद भैंस का आपका बुबालस बुबालिस। शेर का क्या हो जाएगा? आपका पेंथ्रा लियो हो जाएगा। ठीक है, मोर का आपका प्रावो प्रिस्टाटस हो जाएगा, और बाघ का आपका पैंथ्रा टाइग्रिस हो जाएगा, टाइग्रिस, है ना। पैंथ्रा टाइग्रिस, ये ग है टाइग्रिस, ये हो जाएगा। तो मोस म्यूटस किसका वैज्ञानिक नाम है? जंगली आग का। आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, फोलिक एसिड, रेटिनॉल। देखो, जो रेटिनॉल है ना जी, आपका विटामिन ए का केमिकल नाम है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक रोग होता है। फोलिक एसिड विटामिन आपका बी 9 का केमिकल नाम है। ठीक है, और फोलिक एसिड की कमी से आपका कौन सा रोग होता है? एनीमिया। एनीमिया मतलब हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाना। ठीक है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का केमिकल नाम है। और विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है। और वयस्कों में होता है ऑस्टियोमेलेशिया। ठीक है, वयस्कों में कौन सा रोग होता है जी? ऑस्टियोमेलेशिया। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेशिया होता है, आपको ध्यान रखना है। और एस्कॉर्बिक एसिड, ये किसका रासायनिक नाम है? आपका विटामिन सी का, है ना। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है, जो इस बार सीजीपीएससी का क्वेश्चन था, है ना। और स्कॉर्बिक एसिड है, अर्थात आपका विटामिन सी है, ये कौन से फलों में पाया जाता है? खट्टे फलों में। ठीक है, खट्टे फलों अर्थात सिट्रस फ्रूट्स में पाए जाते हैं। और घावों को भरने के लिए सहायक विटामिन कौन सा होता है? विटामिन सी। तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका एस्कॉर्बिक एसिड, ये आपको याद रखना है। बाकी रेटिनॉल विटामिन ए का है, फॉलिक एसिड विटामिन बी 9 का है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का है ना, ये आपको याद रखना है। और कौन कौन से डिजीज होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, मंगी फेरा इंडिका किस पादप का वैज्ञानिक नाम है? पत्ता गोभी का, आम का, आलू का, या सूरजमुखी फूल का? तो मंगी फोरा इंडिका ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आपका आम का। किसका जी? आपका आम का। याद रखना है ना, मंगी फेरा इंडिका, मंगी फेरा इंडिका, ये किस पादप का वैज्ञानिक नाम है? तो इसका किसका हो जाएगा? आपका आम का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? आपका आम का। ठीक है, इसमें एक आलू का भी याद रखिएगा, आलू आलू से भी क्वेश्चन आता है। आलू का अगर आपसे वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो आपको बताना है सोलनम, सोलेनम, आपका ट्यूबरोसम, सोलनम ट्यूबरोसम, ये आलू का है ना, ये आलू का याद रखना। आलू का और आम का कई बार पूछा गया है, इसलिए इन दोनों को याद रखना है ना। मंगी फेरा इंडिका किसका होता है? आम का। और आलू का आपका सोलनम ट्यूबरोसम, है ना, सोलनम ट्यूबरोसम, ये आलू का होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? अफीम का आपको वानस्पतिक नाम बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, एम्बलिका ऑफिसिनाली, पेपेवर सोमनीफेरस, और रोवाल्फिया सर्पेंटाइनम, और उसके बाद सिंकोना स्पीसीज, सिंकोना स्पीसीज बताना है। अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा जी आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पैपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, पैपेवर याद रखिएगा, पैपेवर, पैपेवर सोमनीफेरम, सोमनीफेरम, पैपेवर सोमनीफेरम, ये किसका रासायनिक नाम है? अफीम का रासायनिक नाम है, याद रखना। मैंने बोला है ना, आज थोड़ा बायो में आप लोग को थोड़ा मैं टफ क्वेश्चंस कराऊंगा। दुनिया का सबसे समस्याग्रस्त जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक कहते हैं, वह कौन सा है? लेंटाना कैमेरा, या जलकुंभी, या कांग्रेस घास, या ध्रुव घास? ठीक है, ये आपको बताना है। लेंटाना कैमरा है, या जलकुंभी है, या कांग्रेस घास है, या ध्रुव घास है, बताना है। दुनिया का सबसे समस्याग्रस्त जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक, ये क्वेश्चन आता है ना, बंगाल का आतंक किसे बोलते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा जलकुंभी। ठीक है, ये जलकुंभी ऐसा खरपतवार है ना, जो तालाबों, झीलों और नदियों को काटता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है उसमें असंतुलन उत्पन्न हो जाता है जी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इकोनिया कैसिप्स, जिसको किस नाम से जानते हैं? जलकुंभी के नाम से जाना जाता है। इसे बंगाल का क्या बोलते हैं? इसे बंगाल का आतंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? बंगाल का आतंक। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऐसा खरपतवार है जो तालाबों को, झीलों को, नदियों को काट देता है, जिसके फलस्वरूप जलीय पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है? असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो
यही क्या है आपका बंगाल का आतंक, इसी को बात बोलते हैं, किसको, आपका जलकुंभी को, ये आपको याद रखना है जी। ठीक है, इसका सही आंसर आपका इकोनिया कैसिप्स, जिसको जलकुंभी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये दुनिया का सबसे समस्याग्रस्त क्या है, जलीय खरपतवार है। आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिकाओं की खोज की थी, वह क्या नमूना था जिससे वह कोशिकाओं का निरीक्षण करते थे? फ्लाइम, कार्क, आरबीसी या प्लेटलेट्स? तो सबसे पहले हमको यहाँ एक चीज पता चल रहा है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किसका खोज किया था, कोशिका का। और कब किया था, 1665 में। इसीलिए रॉबर्ट हुक को आपका कोशिका विज्ञान के जनक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं जी, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान के जनक है ना, कोशिका विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है, रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। उन्होंने सबसे पहले 1665 में कोशिका को खोजा था और कोशिका शब्द को दिया था, है ना। देखो, जो रॉबर्ट हुक ने जो 1665 में क्या किया था, इन्होंने कार्क कार्क का एक छोटा सा टुकड़ा, कार्क का छोटा सा टुकड़ा, इस कार्क के छोटे से टुकड़े को उन्होंने सरल सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा। इसके माध्यम से, सरल सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा। जब उन्होंने कार्क के छोटे टुकड़े को सरल सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा, तो उन्होंने पाया कि इस कार्क के छोटे टुकड़े के अंदर मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना थी, है ना। मधुमक्खी मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना इनको दिखाई दी, किसके टुकड़े के अंदर, कार्क के टुकड़े के अंदर। मैंने क्या बोला कि जो रॉबर्ट हुक जी है, उन्होंने एक सरल सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से कार्क के एक छोटे टुकड़े को देखा, तो देखने के बाद उनको मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना इसके अंदर दिखाई दी। तो इसी संरचना को उन्होंने क्या नाम दिया, कोशिका नाम दिया। क्या नाम दिया, कोशिका। लेकिन याद रखना, जो रॉबर्ट हुक ने जो सबसे पहले कोशिका देखा था, ये कैसी कोशिका था, मृत कोशिका था। कैसी कोशिका था, मृत कोशिका। प्रथम बार जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, प्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया था जी, आपको ध्यान रखना है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। किसने किया था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने प्रथम जीवित कोशिका की खोज किया था। ठीक है, जो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका के बारे में बताया था, वो कैसी कोशिका था, मृत कोशिका था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया, तो आपका रॉबर्ट हुक। लेकिन सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो आपका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया है। कब किया है, आपका 1674 को किया है, ये भी आपको याद रखना है। इसका सही आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु में सभी धातुओं की उच्चतम चालकता है? मतलब यहाँ पर चार आपका धातुओं के नाम दिए गए हैं, है ना। आपको पूछा जा रहा है कि किसमें आपका उच्चतम चालकता है, एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी और इस्पात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चांदी, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चांदी। चांदी का परमाणु क्रमांक होता है 47। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है जी, एल्यूमिनियम का 13 होता है। लोहा का कितना होता है आपका, 26 होता है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। ठीक है, एल्यूमिनियम को एल से प्रदर्शित करते हैं, लोहा को Fe से प्रदर्शित किया जाता है, चांदी को Ag से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो और इस्पात, इस्पात के बारे में ध्यान रखना है कि इस्पात है आपका लोहा और कार्बन का मिश्र धातु होता है। किसका, लोहा और कार्बन का। लोहा और कार्बन का क्या होता है, ये आपका मिश्र धातु होता है। कौन, इस्पात, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो किस धातु में सभी धातुओं की उच्चतम चालकता है, तो चांदी। चांदी की चालकता सर्वाधिक होती है, ये आपको याद रखना है जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है? अब इसके लिए आपको परमाणु क्रमांक अर्थात एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ऑप्शन है, पहला रूबिडियम, दूसरा सीजियम, तीसरा पोटेशियम, चौथा फ्रेंसियम। अगर मैं इन चारों आपका तत्वों का परमाणु क्रमांक बताऊं, तो आपका रूबिडियम का कितना होता है, 37 होता है। ठीक है, सीजियम का कितना होता है, 55 होता है। पोटेशियम का सभी को पता होना चाहिए, 19 होता है, 19, है ना। फ्रेंसियम का कितना होता है, 87 होता है। कितना होता है, 87। आपका किसका, इसका फ्रेंसियम का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंसियम। क्या हो जाएगा, फ्रेंसियम। किसका परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है पूछा जा रहा है, तो फ्रेंसियम का 87 होता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, जिन्हें समूह के रूप में जाना जाता है और आवर्तक के रूप में जाना जाता है। 36 पंक्तियों को, है ना, 36 पंक्तियों को आवर्तक के रूप में जाना जाता है, सभी को पता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने 36 पंक्तियां हैं, 7 है, 5 है, 9 है या 11 है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा जी, आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 7। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 7, पहला ऑप्शन इसमें जाएंगे। इसका सही आंसर आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, आवर्तक सारणी में 18 क्या है, 18 ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर क्या है जो आपका स्तंभ है, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। और आपका 7 क्या है, आपका क्षैतिज पंक्तियां है, 7 क्या है आपका, क्षैतिज पंक्तियां, 7 क्षैतिज पंक्तियां। और इसी आपको 7 क्षैतिज पंक्ति को किस नाम से जानते हैं, आवर्त के नाम से जानते हैं। और जो 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ, इसको समूह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, समूह के नाम से। ठीक है, और जो आपको आधुनिक आवर्त सारणी है ना, इसमें तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। याद रखना भी क्वेश्चन आता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक,
परमाणु क्रमांक के आधार पर क्या किया गया है, व्यवस्थित किया गया है, व्यवस्थित किया गया है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है जी। तो इसका सही आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है। और याद रखना है, आवर्त सारणी की पंक्तियों को क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं पंक्तियों को। ठीक है। और जो स्तंभों को क्या कहा जाता है, समूह कहा जाता है। याद रखना, मैंने बताया हुआ है यहाँ पास, देखो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उप परमाणु कण नहीं है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। पूछा जा रहा है कि कौन सा एक उप परमाणु कण नहीं है, आपसे पूछा गया है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, ड्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा एक उप परमाणु कण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ड्यूट्रॉन। ठीक है। बाकी ये सब है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब उप परमाणु कण है, जबकि ड्यूट्रॉन आपका उप परमाणु कण नहीं है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है भैया, चैडविक ने किया है। किसने किया है, चैडविक ने। प्रोटॉन की खोज किसने किया है भैया, गोल्डस्टीन ने, याद रखना है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है, जे जे थॉमसन ने। किसने किया है, जे जे थॉमसन ने। ये सब आपको याद रखना है ना, सब क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, चैडविक ने। प्रोटॉन की खोज किसने किया, गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, जे जे थॉमसन ने। पूछा गया कौन सा एक उप परमाणु कण नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ड्यूटेरॉन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी उपधातु नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सी उपधातु नहीं है, उपधातु है ना। उपधातु किसे कहते हैं, तो उपधातु में आपका धात्विक व्यवहार वाले तत्व होते हैं, मतलब कम धात्विक वाले। ठीक है। उपधातु में क्या होता है, उपधातु में कम धात्विक व्यवहार व्यवहार वाले तत्व आते हैं। ठीक है। उपधातु के अंतर्गत कम धात्विक व्यवहार वाले तत्व आते हैं। ठीक है। ये आपका आवर्त सारणी में धातु और गैर धातु के बीच में पाए जाते हैं जी। ठीक है। ये आवर्त सारणी में आपका धातु धातु और गैर धातु के बीच में पाए जाते हैं, धातु और गैर धातु के बीच में पाया जाता है, बीच में पाया जाता है। कौन, उपधातु। तो कौन सा उपधातु नहीं है, सिलिकॉन तो है, जर्मेनियम भी, आर्सेनिक भी है। लेकिन टीन क्या है, टीन तो एक धातु है भैया, है ना, टीन एक धातु है, जबकि सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक ये क्या आपका उपधातु है। उपधातु के बारे में मैंने बता दिया, ये कम धात्विक व्यवहार वाले तत्व होते हैं, है ना। और ये आवर्त सारणी में धातु और गैर धातु के बीच में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। ओके। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक ये उपधातु है, बाकी तीन आपका ये धातु है ना। तीन आपका धातु है, और हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी उपधातु नहीं है, तो कौन सा उपधातु नहीं है, टीन, क्योंकि टीन क्या आपका धातु है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आप बहु सिद्धांत में क्या कहा गया है, आप लोग ने पढ़ा भी होगा 11 12 में। आप बहु सिद्धांत में क्या कहा गया है, केवल दो इलेक्ट्रॉन एक कक्षक पर अधिकृत कर सकते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन सबसे कम उपलब्ध ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है। तीसरा, यदि संभव हो तो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं। और चौथा, कक्षक स्पेस के ऐसे क्षेत्र है जहां किसी को इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है। तो आप बहु सिद्धांत क्या बोलते हैं, याद रखना जी, जो आप बहु सिद्धांत क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये कहता है कि जो कम ऊर्जा के परमाणु कक्षक पहले भरे जाते हैं, है ना, कम ऊर्जा के, आप बहुत सिद्धांत क्या बोलता है, जो को कम ऊर्जा के जो परमाणु कक्षक होते हैं, कम ऊर्जा के परमाणु कक्षक पहले भरे जाते हैं। ठीक है। तब उसके बाद इलेक्ट्रॉन है वो उच्च परमाणु ऊर्जा वाले स्तरों पर जाता है, मतलब पहले कम ऊर्जा स्तर वाले परमाणु कक्षक भरे जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले स्तर में जाएगा। तो देखो सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन सबसे कम उपलब्ध ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है ना। आप बाउ का सिद्धांत क्या बोलता है, कि ये कहता है कि आपका कम ऊर्जा के परमाणु कक्षक पहले भरे जाते हैं, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च परमाणु ऊर्जा में प्रवेश करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ प्रवेश करेगा, कम ऊर्जा वाले आपका कक्षक में। तो इसका सही आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, यही क्या है आपका आप बाउ का सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। ठीक है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, आपको बताना है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा जी आपका, नाइट्रोजन। ठीक है। देखो, अगर मैं बल्ब के अंदर बताऊं तो बल्ब के अंदर पाया जाता है आपका टंगस्टन फिलामेंट। ठीक है। तो उसी टंगस्टन फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन या आर्गन जैसे निष्क्रिय गैस को ही भरा जाता है। नाइट्रोजन या आर्गन गैस, ये दो, नाइट्रोजन और आर्गन, ये निष्क्रिय गैस होता है। इसी को आपका विद्युत बल्बों में भरा जाता है। क्यों, क्योंकि आपका जो विद्युत बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट पाया जाता है, तो वो टंगस्टन फिलामेंट का ऑक्सीकरण ना हो, टंगस्टन फिलामेंट का ऑक्सीकरण ना हो, इसीलिए विद्युत बल्बों के अंतर्गत निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन और आर्गन गैस को भरा जाता है। ये आपको याद रखना है ना। अगर यहाँ पास आर्गन रहता है तो आर्गन लेते, लेकिन यहाँ पास नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट समझ में आ गया ना। अब मैंने क्या बोला, कि आपका जो बल्ब में उपयोग होने वाले टंगस्टन फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन या आर्गन जैसे निष्क्रिय गैस को भरा जाता है।
किसी तत्व का रासायनिक व्यवहार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? एक तत्व की संयोजकता के द्वारा, एक तत्व का मोलर द्रव्यमान के द्वारा, एक तत्व का मोलर आयतन के द्वारा, या एक तत्व का आकार के द्वारा। तो किसी तत्व का रासायनिक व्यवहार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एक तत्व की संयोजकता के द्वारा। किसके द्वारा? एक तत्व की संयोजकता के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, अब ये संयोजकता किसे कहते हैं? तो जो रासायनिक परमाणुओं या अणुओं को बनाते समय एक तत्व की अन्य परमाणु के साथ संयोजन करने की जो क्षमता होती है ना, एक तत्व का एक तत्व का अन्य परमाणु के साथ, अन्य 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 परमाणुओं के साथ संयोजन की जो क्षमता होती है ना, उसी को संयोजकता के रूप में जानते हैं। एक तत्व का अन्य परमाणु के साथ संयोजन की क्षमता को, संयोजन संयोजन की क्षमता को ही क्या कहा जाता है? आपका संयोजकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका संयोजकता, ठीक है, संयोजकता। तो किसी तत्व का रासायनिक व्यवहार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो एक तत्व की संयोजकता के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? आपसे पूछा जा रहा है, एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है, समान होती है, कम हो जाती है, या निर्धारित नहीं किया जा सकता? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा समान होती है, हमेशा क्या होती है? समान होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए मैं आपको आवर्त सारणी के बारे में और कुछ कुछ चीजें आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के जो जनक किसे माना जाता है? मेंडलीव को। किसको? मेंडलीव को माना जाता है आधुनिक आवर्त सारणी के जनक, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछेगा उच्चतम गलनांक वाला तत्व क्या है? उच्चतम गलनांक याद करिएगा सबको। उच्चतम गलनांक वाला तत्व क्या है? तो आपको बताना है कार्बन। क्या हो जाएगा? कार्बन। उच्चतम क्वथनांक वाला तत्व अगर आपसे पूछेगा तो आपको बताना है टंगस्टन। विद्युत बल्बों में इसका प्रयोग होता है, टंगस्टन, ठीक है। उच्चतम घनत्व वाला अगर तत्व आपसे पूछेगा तो आपको बताना है ऑस्मियम। क्या हो जाएगा? ऑस्मियम। याद रखना है, ठीक है। और उच्चतम विद्युत है ना, उच्चतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है क्या? फ्लोरीन। ये सब कई बार क्वेश्चन में पूछा गया ना। देखो, आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया? मेंडलीव ने। उच्चतम गलनांक वाला तत्व कार्बन होता है, उच्चतम क्वथनांक वाला तत्व टंगस्टन होता है, उच्चतम घनत्व वाला तत्व ऑस्मियम होता है, और आपका उच्चतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व क्या होता है? फ्लोरीन होता है। ये सब बातों को आपको याद रखना है जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? तो आपका एक दो तीन चार, चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है। एक होती है। कितनी होती है आपका? एक होती है, ठीक है। अब देखो, किसी परमाणु की जो सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहा जाता है? संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मैंने क्या बोला? किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं? संयोजक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर मैं बोलूं क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना है, तो क्लोरीन की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, है ना। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूँ तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, और क्या हो जाएगा आपका? 3p5 हो जाएगा। देखो, 5 2 7, 7 6, 13 2 15 2 17 हो गया, है ना। तो 1s2 मतलब आपका ये आपका कक्षक पूरा भर गया। 2s2 ये भी आपका भर गया। 2p6 यहाँ पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 ये भी हो गया। 3s2 है ना, ये आपका 1 2 ये भी भर गया। 3s2 भी भर गया, ये है ना। अब देखो 3p5 एक दो, है ना। अब 1 2 3 4 और 5, एक बच गया ना, एक बच गया। तो ये पूछा जा रहा है कि क्लोरीन की संयोजकता क्या है? तो क्लोरीन की संयोजकता क्या है आपका? एक। मतलब क्लोरीन की संयोजकता पूर्ण होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है इसकी संयोजकता कितनी होती है क्लोरीन का? तो एक होता है, इसको याद रखना है। मतलब क्लोरीन को ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये भी कक्षक पूरा भर जाएगा, है ना। ये सब आप लोग ने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, है ना। आप लोग ने पढ़ा होगा, एकदम डीपली मैं इसको नहीं बताऊंगा, बहुत समय लग जाएगा। कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं, क्या होता है, फिलहाल समझिए कि यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन बस और चाहिए क्लोरीन को। एक इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास और रहेगा तो ये ऑक्टेट को प्राप्त कर लेगा, है ना। इसीलिए क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है आपका? एक होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातुओं के अंतर्गत आता है? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा तत्व है वो आपको उपधातुओं के अंतर्गत आता है? जर्मेनियम, जस्ता, चांदी और सोना। बताओ जी, कौन सा आपका उपधातु है? कौन सा आपका उपधातु है? बताना है।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? जर्मेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम। और जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 32 होता है, याद रखना है। ठीक है। और जर्मेनियम का प्रयोग आपका अर्धचालक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। ठीक है। इसमें जर्मेनियम में आपका धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। ठीक है, इसमें आपका धातु का भी गुण होता है और अधातु का भी गुण होता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है। बाकी जस्ता, जस्ता का प्रयोग आपको जंग लगाने से बचने के लिए, है ना, जंग लगाने से बचने के लिए जस्ता का प्रयोग होता है। चांदी सबसे अधिक क्या होता है? ये चालक 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 होता है चांदी, आपको पता होगा। ठीक है। सबसे उच्चतम विद्युत चालकता होती है चांदी का। सोना के बारे में ध्यान रखना है कि ये सबसे अधिक आघात वर्धनीय होता है ना, और सबसे अधिक तन्य धातु है, सबसे अधिक तन्य धातु है। और साथ ही साथ ध्यान रखना है सबसे अधिक आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय धातु है कौन सा? आपका सोना। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है जी। ठीक है। तो जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 होता है, ये अर्धचालक है। ठीक है। इसका प्रयोग आपका अर्धचालकों में होता है। ये आपका धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। जंग लगने से बचने के लिए जस्ता का प्रयोग होता है। चांदी सबसे उच्चतम विद्युत चालकता होती है चांदी में। और सोना के बारे में ध्यान रखना, ये सबसे अधिक आघात वर्धनीय और तन्य धातु है। ठीक है, जो आपका उष्मा और विद्युत की क्या होती है? सोना जी सुचालक होती है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। एक्चुअली आज मेरा डिजिटल बोर्ड है, उसमें अपडेशन का काम चल रहा है, इसीलिए आज मैंने ये पेन टच के माध्यम से आपका क्लास लिया हुआ है। तो अगर ये क्लास आप लोग को पसंद आया तो निश्चित इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से कराऊंगा सभी क्वेश्चन को, है ना। एक्चुअली अपडेशन के कारण आज वो नहीं करा पाया। ठीक है। चलिए, एक्चुअली आज मैं वीडियो भी नहीं बनाने रहा था क्योंकि अपडेशन का काम हो रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो बना ही देते हैं। तो चलिए फिर, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो निश्चित ही इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।